मॉर्फिन एक ऑपियोइड एनाल्जेसिक एजेंट है, तो मॉर्फिन की फार्माकोलॉजी क्या होगी, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इफेक्ट्स कैसे रहेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर या और दूसरे सिस्टम में उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एनाटॉमी पर जाना पड़ेगा। जो पेन है वो पेरिफेरल टिश्यूज में फील किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है पेन प्राइमरी अफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। अफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और वो पेन के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो जो प्राइमरी अफरेंट न्यूरॉन का टर्मिनल है वो इस पेन को रिसीव करता है और इसके बाद वो इस पेन को लेकर के आता है स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में। तो डॉर्सल हॉर्न में आपका जो प्राइमरी अफरेंट न्यूरॉन है वो साइनेप्स कर रहा है। साइनेप्स का पॉइंट ये है डॉर्सल हॉर्न के अंदर, और यहां से आपका जो सेंसरी स्टिमुलस है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू से आपका एसटीटी दैट इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इस पाथवे में इंटर कर जाता है, ठीक है। ये जो रेड लाइन आपको दिखाया गया है ये आपका असेंडिंग पाथवे है, यानी आपका जो पेन स्टिमुलस रिसीव हुआ है वो जा रहा है ब्रेन की तरफ। यहां से ये इंटर करता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट में। जो ये पार्ट है ये पार्ट आपका मेडुला का पार्ट है या पॉन्स का पार्ट है, ब्रेन का ही हिस्सा है ये, ठीक है। और यहां पर आपको एमिगडाला का पार्ट दिख रहा है, अगेन ये मेडुला से एसोसिएटेड है। तो ये ऊपर जा रहा है, यहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इसके बाद का जो पार्ट आता है मेडुला के बाद का, यानी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वो मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन के पार्ट में ये जो आपका असेंडिंग पाथवे है जो सेंसरी स्टिमुलस इंटर कर रहा है वो मिड ब्रेन से होते हुए थैलेमस तक जाता है। थैलेमस के बाद वो लिम्बिक स्ट्रक्चर में इंटर कर जाता है। तो हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक स्ट्रक्चर है उसमें इंटर करता है, यानी कॉर्टेक्स के लेवल तक ये पहुंच गया। तो ये जो आपका एरिया है एसएससी, इट इज सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, ठीक है। यहां पर जब पेन पहुंचता है तो अब दो तरीके से रिस्पॉन्स होगा। वो डिपेंड करता है कि वहां पर पेन का नेचर कैसा है, क्योंकि पेन किस तरीके का है और पेन कहां से डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पर जो स्लो फाइबर्स हैं और जो फास्ट फाइबर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कोई विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट में एंजाइना का पेन हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन हो सकता है, तो वो जो पेन होता है वो बहुत ही डल पेन होता है और विसरल पेन है, फाइन। तो ये जो पेन होता है ये लंबे टाइम तक बर्दाश्त करना पड़ता है। पेशेंट अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है कि ठीक है ये पेन मुझे होगा तो मुझे बियर करना पड़ेगा, उसमें वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ये हो सकता है कि वो उस पेन को कम करने के लिए कोई थेरेपी ले, ठीक है। तो वो जो कैटेगरी होती है विसरल पेन की, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मैंने बताया और एंजाइना का पेन बताया, तो वो डल और एकिंग विसरल पेन होता है। ये जो डल और एकिंग विसरल पेन है इसको जो अभी मैंने आपको बताया कि एसटीटी है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दिस एसटीटी, ये दो हिस्से में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वो जो दो हिस्सा है वो अलग अलग नेचर के पेन को परसीव करेगा। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डल नेचर का या स्लो नेचर का पेन या फिर विसरल पेन, तो उस चीज को जो कराया जाता है वो पेलियो एसटीटी कराते हैं। तो एक पार्ट जो है वो पेलियो एसटीटी है, ठीक है। पेलियो एसटीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डल एंड स्लो टाइप ऑफ विसरल पेन। दूसरा होता है इसी एसटीटी का जो दूसरा पार्ट है वो है नियो एसटीटी। नियो एसटीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प एंड फास्ट बर्निंग पेन। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोपैथिक पेन होते हैं, कई तरह के न्यूरोपैथिक पेन हो सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है यहाँ पर,
यहां पर न्यूरोपैथिक पेन होता है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, बहुत सीवियर इंटेंस पेन होता है, बर्निंग पेन होता है। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं हर्पिस जोस्टर का। अगर हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है, इसमें भी नर्व डैमेज होते हैं, ये भी बहुत ही इंटेंस नेचर का और बर्निंग पेन होता है। या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन। तो ये जो न्यूरोपैथिक पेन है, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, जो सेंस किया जाता है, वो नियो एसटीटी ट्रैक्ट से सेंस किया जाता है। अब इसका हम दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट है इसका डिसेंडिंग पाथवे, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आ रहा है, ये डाउनवर्ड की तरफ है। जो डिसेंडिंग पाथवे है ये बेसिकली इनहिबिटरी नेचर का होता है, यानी डिसेंडिंग पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू कैन से, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ endogenous peptides or endogenous substances like 5-HT, like इनकेफेलिन्स, like endorphins, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो पेन को रिलीव करता है खुद ब खुद नेचुरली। तो वो लोग जो करते हैं ऐसा काम, जो नेचुरल इंडोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं, वो डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू से काम करते हैं, जो बेसिकली इस एरिया को इनहिबिट करता है। कैसे करता है? इसके लिए जो आपका डिसेंडिंग पाथवे है वो आपका थैलेमस पार्ट से स्टार्ट होता है और वो आपका मिड ब्रेन के पार्ट में आता है। मिड ब्रेन के पार्ट पे PAG पैग है, दैट इज पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। तो ये जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, अब इसके बाद हमारा जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो आता है मेडुला के पार्ट में। यहां पर RVM और NRM दो चीजें हैं, रोस्ट्रोवेंट्रल मेडुला एंड न्यूक्लियस रैफेमैग्नस। तो ये दो चीजें हैं। अगेन ये लोग डिसेंडिंग पाथवे के पार्ट हैं और ये इनहिबिशन का काम करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली ये जो हमारा RVM NRM है वो आपका अप्रोच करता है डॉर्सल हॉर्न को। तो डॉर्सल हॉर्न का जो पार्ट है अल्टीमेटली वहां पर आपको एक बार फिर से दिख रहा है कि 5-HT जैसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। इनका रिलीज होने का पर्पस क्या है कि ये इस रेड ट्रैक्ट को, जो कि असेंडिंग पाथवे है, इसको इनहिबिट करेगा ना। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मॉर्फिन का फार्माकोलॉजी होगा या ऑपियोइड रिसेप्टर्स की हम बात करेंगे, तो हम यहीं पर देख लें एक बार कि जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो बेसिकली जो ऑपियोइड रिसेप्टर्स हैं हमारे पास वो म्यू हैं, कप्पा हैं और डेल्टा हैं। ये तीन टाइप के ऑपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। इसके सब डिवीजन अभी हम देखेंगे। तो आप एक बार इसी डायग्राम में नजर मार लो कि कौन सा रिसेप्टर किस पार्ट में पाया जा रहा है, वो मैंने नोटिफाई कर दिया है। जैसे जो म्यू रिसेप्टर है जिसके थ्रू से आपके मॉर्फिन जैसे ड्रग्स काम करते हैं, ठीक है, कभी कभी वो कप्पा के थ्रू से भी काम करते हैं, बट जो मेन रिसेप्टर है मॉर्फिन जैसे ड्रग्स के लिए वो म्यू रिसेप्टर है। तो आप देखिए म्यू रिसेप्टर कहां पर है। एक तो आपका जो डॉर्सल हॉर्न का एरिया है, यहां पर म्यू रिसेप्टर है, ठीक है। ये जो म्यू रिसेप्टर है ये यहां पर मॉर्फिन या उसके जैसे ड्रग आकर के बाइंड करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं, यानी मॉर्फिन हमारा एगनिस्ट होगा म्यू रिसेप्टर का, ठीक है। दूसरा जो एरिया है जहां पर आपको म्यू रिसेप्टर मिलेगा वो है आपका PAG का एरिया, ठीक। तो PAG के एरिया में भी मॉर्फिन जब एक्ट करेगा तो वो इसको स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि जब PAG स्टिमुलेट होता है तो वो RVM NRM एरिया को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो यानी मॉर्फिन यहां बाइंड करेगा, वो PAG को स्टिमुलेट करेगा, PAG RVM NRM को स्टिमुलेट करेगा और जिससे अल्टीमेटली डॉर्सल हॉर्न के पास 5-HT जैसे केमिकल्स बन जाएंगे और पेन का जो ये परसेप्शन, ये जो ट्रैक्ट है, ये इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो दो एरिया हो गया हमारा म्यू का, एक तो डॉर्सल हॉर्न का एरिया हो गया, दूसरा PAG का एरिया हो गया। तीसरा एरिया है थैलेमस का पार्ट, यहां पर भी म्यू रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, राइट। नाउ दूसरा रिसेप्टर है कप्पा। देखिए कप्पा और डेल्टा, इन दोनों का जो लोकेशन है आपको तकरीबन सेम है। तो जहां पर कप्पा पाया जाएगा वहां पर डेल्टा भी पाया जाएगा। तो कप्पा का पहला लोकेशन हो गया हमारा डॉर्सल हॉर्न, अगेन एगनिस्ट एक्टिविटी आएगी और इसकी वजह से ये इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे कि म्यू रिसेप्टर का एगनिस्ट होना या कप्पा रिसेप्टर का एगनिस्ट होना किस तरीके से
इनहिबिशन ला रहा है। तो आपको याद होगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में हम GI की बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं और GI के साथ एसोसिएट होते हैं, जिससे एडिनाइल साइक्लेस का इनहिबिशन होता है और साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन घटता चला जाता है, जिससे कि डीपोलराइजेशन नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन जैसी चीजें होती हैं। ठीक है। और कप्पा का तीसरा हो गया पार्ट कॉर्टेक्स, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। तो ये एरियाज हैं जहां पर आपके रिसेप्टर्स पाए जाएंगे और आपका जो ड्रग है वो बाइंड करेगा। फाइन। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ऑपोइड रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, एक बार डिटेल में हम देख लेंगे, उनके फंक्शंस को समझ लेंगे और फिर हम मॉर्फिन की फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस ऑपोइड रिसेप्टर्स। देखिए, ऑपोइड रिसेप्टर 3 टाइप के होंगे। ठीक है। म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर 2 टाइप के होंगे, कप्पा रिसेप्टर 2 टाइप के होंगे। म्यू रिसेप्टर के अंदर μ1 और μ2, जबकि कप्पा रिसेप्टर के अंदर कप्पा 1 एंड कप्पा 3, कप्पा 2 नहीं है। अब इनका हम मेन इफेक्ट समझ लेते हैं कि किस रिसेप्टर के थ्रू से कौन सा इफेक्ट आता है। अगर हमारा ऑपोइड एनाल्जेसिक μ1 के थ्रू से काम कर रहा है, μ1 पर बाइंड करता है, तो वहां पर जो इफेक्ट आता है वो सुप्रा स्पाइनल एनाल्जेसिया होगा। ठीक है ना, यानी स्पाइनल कोड से ऊपर बाहर सुप्रा स्पाइनल। दूसरा यूफोरिया होगा। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव प्लेजेंट, या बहुत ज्यादा खुशी होना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, वो यूफोरिया होता है। और μ1 के थ्रू से ही फिजिकल डिपेंडेंस होती है, क्योंकि जिनको ऑपोइड एनाल्जेसिस की आदत हो जाती है तो लेटर ऑन स्टेज में उनको इसकी आदत लग जाती है, फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनको विड्रॉल सिंड्रोम आने लगेंगे, और जो विड्रॉल सिंड्रोम होंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। चलिए बात कर लेते हैं μ2 रिसेप्टर के थ्रू से क्या इफेक्ट आते हैं। ये स्पाइनल एनाल्जेसिया स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है। ठीक, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यहाँ पर ऑब्जर्व होता है, μ1 के केस में नहीं है, यहाँ है। एंड कॉन्स्टिपेशन एक इफेक्ट आता है ऑपोइड एनाल्जेसिस के यूज से, जो μ2 के थ्रू से होता है। नाउ बात करते हैं कप्पा 1 रिसेप्टर की। कप्पा 1 रिसेप्टर स्पाइनल एनाल्जेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुप्रा स्पाइनल इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। जबकि K3 कप्पा 3 जो है उसके अंदर आपको सुप्रा एनाल्जेसिया दिखता है। यहां पर कोई कॉन्स्टिपेशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात नहीं है, या यूफोरिया की बात नहीं है, बल्कि कप्पा के थ्रू से डिस्फोरिया होता है, यानी यूफोरिया का ऑपोजिट। डेल्टा रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। डेल्टा रिसेप्टर का जो इफेक्ट आएगा, इस पर बाइंड करेगा जब ऑपोइड एनाल्जेसिक, तो सुप्रा एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये चीजें होंगी। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सुप्रा एनाल्जेसिया। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का जो फीचर लिया है इसने μ2 से लिया है, सुप्रा एनाल्जेसिया का फीचर लिया है μ1 से। नाउ मोटिवेशनल इफेक्ट्स एंड रिवार्ड की फीलिंग, ये जो आती है वो डेल्टा रिसेप्टर के इफेक्ट से आती है। एंड कॉन्स्टिपेशन भी एक इफेक्ट आता है जो कि इसने लिया है μ2 से। चलिए बात कर लेते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म की, ऑपोइड रिसेप्टर्स के थ्रू से काम कैसे होता है। ये एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे इसके इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन जो मेन इफेक्ट की हम बात करेंगे वो इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वो समझते हैं कि वो किस तरीके से होता है। देखिए, आपका जो रिसेप्टर है, चाहे वो म्यू रिसेप्टर हो, कप्पा हो या डेल्टा हो, वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, और उसमें जो ऑपोइड एनाल्जेसिक की बाइंडिंग होती है वो GI टाइप के जी प्रोटीन से होती है। तो जब वो GI पर बाइंड करेगा तो GI चूंकि इनहिबिटिव नेचर का होता है, तो ये एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन घटेगा तो इसकी वजह से जो एक न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है पेन के मेडिएशन के लिए, वो नहीं हो पाएगा, यानी पेन मेडिएशन रुक जाएगा। दूसरा तरीका, GI को अगर हम बाइंड करते हैं और GI के थ्रू से काम लेते हैं तो जो कैल्शियम आयन चैनल है, कैल्शियम की एंट्री वो भी बंद हो जाएगी। ना यहां पर जो कैल्शियम आयन चैनल है ये N टाइप का कैल्शियम आयन चैनल है। ठीक है, ये बात याद रखने की है। N टाइप कैल्शियम आयन चैनल इज ब्लॉक्ड, दैट इज वाई कैल्शियम इज नॉट अवेलेबल। तो जब कैल्शियम का अवेलेबिलिटी नहीं होगा, कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, और हम ये जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। तो कैल्शियम नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होगा। फाइन,
तो दो चीजें यहाँ पे आ गई। तीसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की, तो हम बात पोटेशियम आयन की भी करेंगे। यहाँ पोटेशियम आयन ओपन होगा, कैल्शियम आयन ब्लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है, पोटेशियम आयन ओपन हो रहा है। जब पोटेशियम आयन की ओपनिंग होगी तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, और यहाँ पर जो आपके रिसेप्टर्स जो ज्यादातर टारगेट में है वो म्यू रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर है। ठीक है, तो साइक्लिक एमपी घट गया, कैल्शियम आयन घट गया और पोटेशियम आयन बढ़ गया, हाइपर पोलराइजेशन। इन सब का जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है वो पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में जो पेन का मेडिएशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से, एसटीटी की तरफ से, वो जाता है हमारे कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम तक, वो इनहिबिट हो जाता है। और इस तरीके से जो पेन का सेंसेशन है जो असेंडिंग पाथवे के थ्रू से हो रहा है वो कंप्लीटली रुक जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसेप्टर्स एंड द रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म ऑफ ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स। सो फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन में हम ये देखेंगे कि मॉर्फिन का सोर्स क्या है और इसके कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। तो मॉर्फिन बेसिकली ओपियम से निकाला जाता है, ओपियम के जूस को सुखा करके उसको पाउडर बनाया जाता है और फिर वहां से हम मॉर्फिन निकालते हैं। मॉर्फिन के अलावा और भी इसके एनालॉग्स हैं, जैसे कोडीन है। इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है सेंट्रल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा है पेरिफेरल इफेक्ट एंड तीसरा टॉलरेंस, चौथा डिपेंडेंस। तो ये चार फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है मॉर्फिन की, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो स्टार्टिंग विद सेंट्रल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सबसे पहले एनाल्जेसिक इफेक्ट, चूंकि ऑपियोइड एनाल्जेसिक का टॉपिक है, मॉर्फिन एक बेहतरीन ऑपियोइड एनाल्जेसिक एजेंट है, तो एनाल्जेसिया तो आएगा। कैसे काम करता है ये पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। पेन होता तो है लेकिन बियर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, खास करके जब जो पेन का नेचर है, जब स्लो फाइबर से होता है और जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो डल नेचर का होता है और कंटिन्यूस पेन होता है, बट पेशेंट जो है उसको बियर करता रहता है। जैसे हमने बात की थी पहले, विसरल पेन जो होता है, जैसे अंजाइना का पेन है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेन है, तो इस तरह के पेन में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर्ड टू शार्प एंड इंटेंस पेन जो कि फास्ट फाइबर के थ्रू से होता है, जैसे न्यूरोपैथी के पेन होते हैं, तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसमें ज्यादा इफेक्टिव है ना। दूसरा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है इसका यूफोरिया, जो कि जो एनाल्जेसिया है वो म्यू1 एज वेल एज म्यू2 रिसेप्टर दोनों के थ्रू से काम होता है, जबकि जो यूफोरिया है, यूफोरिया म्यू1 रिसेप्टर के थ्रू से आता है। ठीक है, इसी का एक ऑपोजिट इफेक्ट आता है अगर आपका जो मॉर्फिन है अगर वो कप्पा रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो वहां पर यूफोरिया का जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट आता है, दैट इज डिस्फोरिया। ठीक है, नाउ सीडेशन ये आता है चाहे वो किसी भी रिसेप्टर से काम करे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, लेकिन ये जो इफेक्ट आता है वो म्यू2 रिसेप्टर की वजह से आता है। देन कफ सप्रेसेंट, बहुत बेहतरीन एंटीटसिव एजेंट होता है, मॉर्फिन है या कोडीन है या इसके और जो सिंथेटिक वर्जन है नोस्कापिन वगैरह, ये काफी अच्छे कफ सप्रेसेंट्स होते हैं। एंड फाइनली मियोसिस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू से ये इफेक्ट आता है। इसमें रेडियल मसल या जो सर्कुलर मसल है उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो मियोसिस का इफेक्ट आता है जिसमें कि जो प्यूपिल है वो बहुत पिन पॉइंटेड हो जाता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, तो ये जो इफेक्ट आता है ये म्यू रिसेप्टर और कप्पा रिसेप्टर के थ्रू से आता है। नाउ कम टू पेरिफेरल इफेक्ट्स। अगेन पेरिफेरल एनाल्जेसिया में एक बेहतरीन यूज है मॉर्फिन का। आर्थराइटिस जैसे पेन जो होते हैं, सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट में, तो वहां पे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन मॉर्फिन का लगाया जाता है, तो पेरिफेरल एनाल्जेसिया है। दूसरा इफेक्ट जो आता है मॉर्फिन का वो जीआई ट्रैक्ट पे आता है और ये जीआई मोटिलिटी को स्लो कर देता है, जिससे सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये जो इफेक्ट है ये म्यू2 रिसेप्टर की तरफ से होता है ना। यूरिनरी ब्लैडर पर जो इफेक्ट देखा गया है उसमें देखा ये जाता है कि जो स्पिंक्टर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, अगर स्पिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है इसका मतलब है यूरिनेशन नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ जो डेट्रूजर मसल है यूरिनरी ब्लैडर का, वहां भी कॉन्ट्रैक्शन आता है। डेट्रूजर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिन पास आउट होना चाहिए, तो एक कंडीशन है कि जहां पर यूरिन पास नहीं हो सकता है, दूसरा कंडीशन है जहां पर यूरिन पास होने की अर्जेंसी है। तो ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम होता है पेशेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है मॉर्फिन का, दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस देखा गया है काफी केसेस में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है
कि जो एनाल्जेसिक इफेक्ट और यूफोरिया का इफेक्ट है, ये बहुत जल्दी, ये दोनों इफेक्ट बहुत जल्दी टॉलरेंस डेवलप करते हैं। यानी सिमिलर इफेक्ट को पाने के लिए अब आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो फास्ट टॉलरेंस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एनाल्जेसिक इफेक्ट एंड यूफोरिया। देन इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एज कंपेयर टू दीज टू, यहां पर जो टॉलरेंस डेवलप होता है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस। एंड फाइनली कम टू डिपेंडेंस। मॉर्फिन या कोई भी ओपियोइड एनाल्जेसिक ज्यादातर टेंडेंसी होती है इसमें कि ये ड्रग ऑफ एब्यूज बन जाता है। तो जब ड्रग ऑफ एब्यूज होता है तो वहां पर सर्टेन टाइप ऑफ डिपेंडेंसी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जो पेशेंट होता है, जो यूजर होता है, वो उस ड्रग पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। और अगर आप उस ड्रग को उससे छुड़ाएंगे या एब्सटिनेट करेंगे, उसको रोकेंगे लेने से, तो एक विड्रॉल सिंड्रोम डेवलप होता है उस पेशेंट के अंदर। तो डिपेंडेंस का जो फीचर है मॉर्फिन के अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है। और जब विड्रॉ करेंगे आप ड्रग को, जैसे मॉर्फिन को आपने विड्रॉ करना शुरू किया, नहीं देंगे आप उसको, तो जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहां पर पेन होना शुरू हो जाएगा, खांसी होगी, कफिंग होगी, डायरिया होगा, एजिटेशन होगा, मेड्रियासिस होगा। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनके ऑपोजिट हैं, ठीक है। एंड फाइनली पाइलो इरेक्शन भी होता है। स्किन पे जो हमारे हेयर शेफ्ट्स हैं, यहाँ पर वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से पाइलो इरेक्शन होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो विड्रॉल के केस में ऑब्जर्व किए जाते हैं। एंड द लास्ट थिंग, अगर मॉर्फिन की ओवरडोजिंग हो जाती है या पॉइजनिंग हो जाती है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। सो वी कैन गिव द स्पेसिफिक एंटीडोट, दैट इज नैलोक्सोन। तो नैलोक्सोन इज द antidote for morphine poisoning. So with this we have completed the topic of opioid analgesics